आठवां, भारत सरकार अधिनियम 1909। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 40। 1909 ईस्वी के अधिनियम के पारित होने के कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर। अधिनियम पारित होने के कारण। पहला, 1892 के अधिनियम से असंतोष। 1892 के भारत परिषद अधिनियम से कांग्रेस की मांगे की पूर्ति नहीं हुई, इससे असंतोष पैदा हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा, राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। उदारवादी दल के लोग यह समझते हैं कि यह अधिकार प्रेरणा से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये समझते हैं कि ये दबाव से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। विदेशी शासकों की शोषण नीति ने जनता की दयनीय दशा बना दी थी। देश की निर्धनता शासक वर्ग की इस नीति के फलस्वरूप ही है, जिसके अनुसार अंग्रेज उद्योगपतियों को भारतीय उद्योग तथा व्यापार की बलि देकर सुदृढ़ बनाया जा रहा है। इस असंतोष को कम करने की दृष्टि से ही 1909 के अधिनियम को बनाया गया। दूसरा, लॉर्ड कर्जन की नीतियाँ। लॉर्ड कर्जन की समाजवादी नीतियों ने आग में तेल का काम किया तथा बुद्धिजीवी लोगों में विदेशी शासन के प्रति अधिक विरोध उत्पन्न हुआ। कर्जन को भारतीयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। उसने कोलकाता नगर निगम को पूर्ण रूप से सरकारी प्रभाव के अधीन बना दिया और उनमें यूरोपियों का बहुमत कर दिया गया। उसने विश्वविद्यालयों की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजों के विरुद्ध ज्वाला धधकने लगी। बंगाल के लोगों ने बंगाल विभाजन की अपने प्रति तिरस्कार, महाहानि, धोखा तथा हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का षड्यंत्र की संज्ञा दी तथा इसे समाप्त करने के लिए व्यापक आंदोलन चलाया। तीसरा, विदेशी में भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार। विदेशों में भारत के साथ, विशेषकर दक्षिणी अफ्रीका में अत्यंत अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था। अतः लोगों ने राष्ट्रीय रोष की भावना जागी तथा वे समझने लगे कि वे जब तक स्वतंत्र न हो जाए, उन्हें अंग्रेजी उपनिवेशों तथा अन्य देशों में उच्च व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए और इससे राष्ट्रवाद को बहुत प्रोत्साहन मिला। चौथा, अकाल। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत में एक व्यापक तथा भयानक अकाल पड़ा तथा प्लेग का प्रकोप हुआ, जिससे जनता का दुख तथा विपत्ति बढ़ गई। लोगों ने अपनी विपत्ति के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। इसमें भी कोई संदेह नहीं था कि भारत में स्थिति यूरोपीय व्यापारी वर्ग ने अत्यधिक अनुचित लाभ कमाया और अकाल के दिनों में भी अन्न का निर्यात किया। यद्यपि भारत में अन्न की कमी नहीं थी, किंतु सरकार की नीतियों तथा अव्यवस्था के कारण ही जनता को कष्ट हुआ। इससे जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध भारी रोष
हो गया। 5वां, समाचार पत्र। भारत के समाचार पत्रों ने भी अंग्रेजी प्रशासन की कड़े शब्दों में आलोचना की। समाचार पत्रों की टीका टिप्पणियों से ब्रिटिश शासन विचलित हो गया। लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्लो को लिखा, हमें स्थानीय समाचार पत्रों से निपटने के लिए उपाय ढूंढने होंगे। जिन सभाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय ने स्थान स्थान पर जाकर भाषण दिए, जिनका प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया। इससे देश में एक नवीन जागृति आई। 6, एशिया में जागरण। 1904 से 1905 में एक छोटे से देश जापान ने रूस जैसे बड़े देश को परास्त कर दिया। इससे समस्त एशिया में एक नई आशा तथा स्फूर्ति उत्पन्न हो गई। जिस रूस से समस्त पश्चिमी यूरोप घबराता था और जिसके विरुद्ध पश्चिमी यूरोपीय शक्तियां प्रायः एक हो जाती थी, आज उसे एक छोटी सी पूर्वी शक्ति ने पिछाड़ दिया। इससे भारतीयों में यह भाव जागृत हुआ कि भारत इसी प्रकार अंग्रेजों को पछाड़ सकता है। इसी प्रकार की घटना 1896 ईस्वी में भी हुई थी, जब इटली को यूरोपिया ने हराया था। श्वेत व्यक्ति की अजैयता का भ्रम टूट रहा था। 7वां, अतिवाद का उत्थान। इन परिस्थितियों में अतिवाद का जन्म हुआ था तथा प्रसार हुआ। यद्यपि भारत सरकार ने अतिवाद को दबाने या भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह बढ़ता ही गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो दल स्पष्ट बनते जा रहे थे, उदारवादी तथा अतिवादी। उदारवादी यह समझते थे कि हमें संवैधानिक साधनों द्वारा ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए, किंतु अतिवादी कहते थे कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य साधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बहिष्कार नीति को तथा स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की तथा अतिवादी कार्यवाहियों को उचित ठहराया। अतिवादी गुट ने देश में एक नवीन चेतना का संचार किया। 8वां, मुसलमानों का अलग होना। एक और तो कांग्रेस दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती जा रही थी और उसकी स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ती जा रही थी, किंतु दूसरी ओर मुसलमान इस आंदोलन से दूर होते जा रहे थे। आरंभिक दिनों में इस उदासीनता का मुख्य कारण सर सैयद अहमद का नेतृत्व था, जो स्वयं एक समय में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, किंतु पीछे पूर्णतः विरोधी नीति अपनाने लगे। इस नीति का मुख्य कारण कांग्रेस के राष्ट्रवाद के प्रचार से भयभीत होकर अंग्रेजी नौकरशाही द्वारा आरंभ की गई फूट डालो और राज्य करो की नीति थी। अंग्रेज नौकरशाही के प्रोत्साहन पर मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से मिला और पृथक मतदान की मांग की। लॉर्ड मिंटो ने इस प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि वह केवल पृथक मतदान के समर्थन को ही नहीं, अपितु उन्हें उनकी साम्राज्य के प्रति की गई सेवाओं के लिए उनकी
से अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन करेंगे। 9वां, मिंटो मॉर्ले के विचार विमर्श। लॉर्ड मॉर्ले तथा लॉर्ड मिंटो दोनों ही इस विचार से पूर्ण सहमत थे कि अब समय आ गया है कि कुछ अन्य सुधार लाए जाने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 41, 1909 ईस्वी के अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, अधिनियम के प्रावधान। इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इन अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। अब विधानमंडल में 69 सदस्य थे। गवर्नर जनरल, उसके साथ कार्यकारी पार्षद, एक असाधारण सदस्य तथा 28 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। अशासकीय सदस्यों में 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत की जाते थे। शेष 27 के निर्वाचन की व्यवस्था थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। सेकंड, प्रांतों की व्यवस्थापिका सभाओं के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। मद्रास, बंबई, दोनों बंगाल तथा संयुक्त प्रांत के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई। पंजाब की व्यवस्थापिका सभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि गैर सरकारी सदस्यों में से गवर्नर द्वारा मनोनीत तथा मुसलमानों द्वारा निर्वाचित सदस्यों को आशा थी कि वे सरकार का समर्थन करेंगे। इस प्रकार प्रांतिक व्यवस्थापिका सभाओं में भी सरकार का नियंत्रण बना रहा। जैसे मद्रास के 47 सदस्यों में से 26 गैर सरकारी थे, परंतु इनमें से केवल 21 निर्वाचित थे। 5 गवर्नर द्वारा मनोनीत थे। तीसरा, अधिनियम के निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया, परंतु यह कहा गया कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व भारत के लिए उपयुक्त नहीं था, क्योंकि भारत में लोग अनेक वर्गों तथा धर्मों में बटे हुए हैं। इस अधिनियम के निर्वाचन की व्यवस्था लोगों के वर्ग अथवा संप्रदाय के आधार पर थी। चुनाव क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम भाग में ग्राम चुनाव क्षेत्र रखे गए। इनमें प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के गैर सरकारी सदस्य तथा स्थानीय समितियों के सदस्य थे। प्रांतीय सभाओं के सदस्य केंद्रीय सभा के सदस्य चुनते थे और स्थानीय समितियों के सदस्य प्रांतीय सभाओं के सदस्य चुनते थे। द्वितीय भाग में वर्गीय चुनाव क्षेत्र रखे गए थे। इनमें जमींदार तथा मुसलमान थे, जो वर्गों के सदस्यों का निर्वाचन करते थे। तृतीय भाग में विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र रखे। इनमें विश्वविद्यालय, व्यापारिक संस्थाएं, औद्योगिक संस्थाएं थी। चौथा, केंद्र तथा प्रांतों में निर्वाचित सदस्यों की व्यवस्था इस प्रकार की गई थी। केंद्रीय विधानसभा में 11 जनरल सीटें थी, जिनका विभाजन निम्न प्रकार में से था: मुंबई, बंगाल, चेन्नई, संयुक्त प्रांत, आसाम, बिहार, ओडिशा,
मध्य प्रांत, पंजाब, बर्मा। 12 विशेष वर्ग की सीटें थीं, जो इस प्रकार थी। 6 प्रतिनिधि भूस्वामी वर्ग को निर्वाचित करते थे। मुंबई, चेन्नई, बंगाल, बिहार, ओडिशा, संयुक्त प्रांत मध्य प्रदेश से एक प्रतिनिधि जमींदारों के निर्वाचन मंडल को निर्वाचित करता था। 6 प्रतिनिधि मुसलमानों को निर्वाचित करते थे। इनको बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार तथा ओडिशा के एक और बंगाल से 2 प्रतिनिधि निर्वाचित करते थे। 5वां, व्यवस्थापिका सभाओं के कार्यों तथा अधिकारों में वृद्धि की गई। केंद्रीय सभा में वाद विवाद के बारे में नियम बनाए गए। पहला, सदस्यों को यह अधिकार दिया गया कि अब वे अर्थ संबंधी कुछ विषयों पर प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। दूसरा, अर्थ संबंधी कुछ ऐसे विषय थे जिन पर सदस्य बहस नहीं कर सकते थे, जैसे सरकारी ऋण पर ब्याज, धार्मिक कार्यों पर व्यय। तीसरा, सदस्य अब किसी विषय के स्पष्टीकरण के लिए पूर्वक प्रश्न पूछ सकते थे। चौथा, विभागों के अध्यक्षों को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार कर दें या आवश्यक समय की मांग करें। 5वां, यह व्यवस्था की गई कि अगर सदस्य कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। साथ ही अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति न दें। केंद्रीय बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। वे स्थानीय निकायों के लिए धन की मांग कर सकते थे, करों के संशोधन का प्रस्ताव रख सकते थे, ऋण लेने के बारे में प्रस्ताव रख सकते थे। सामान्य विषय पर सदस्य बहस कर सकते थे, उन पर मत दे सकते थे, लेकिन अध्यक्ष को अधिकार था कि पूर्ण प्रस्ताव को या उसके किसी भाग को पेश करने की अनुमति न दें। सरकार इन प्रस्तावों को पारित हो जाने पर भी मानने के लिए बाध्य नहीं थी। कुछ विषयों पर सदस्य बहस नहीं कर सकते थे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय थे: विदेशी संबंध, देशी राज्यों से संबंध, रेलवे पर व्यय, ऋण पर ब्याज आदि। प्रश्न क्रमांक 42, 1909 ईस्वी के भारत अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए, अथवा 1909 ईस्वी के अधिनियम के प्रावधानों में उदारवादी निराश हो गए थे, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा 1909 ईस्वी के भारत अधिनियम की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उत्तर: 1909 ईस्वी के अधिनियम से भारतीयों में निराशा छा गई थी, क्योंकि इस नियम से उनके हाथों में कोई वास्तविक अधिकार नहीं आया था। वे सरकार की नीति पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते थे। वस्तुतः उनको सुधार नहीं बल्कि छाया प्रदान की गई थी। विधान सभाओं का कार्यकारिणी पर कोई नियंत्रण नहीं था। वे केवल साधारण प्रश्न पूछ सकते थे। अगर विधानसभा कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो उसे कार्यान्वित करना न करना कार्यपालिका की इच्छा पर था। मुसलमानों को पार्थिव निर्वाचन देकर भारतीय जीवन
में सांप्रदायिकता पर जहर घोल दिया गया। निर्वाचित प्रणाली अप्रत्यक्ष तथा दोषपूर्ण थी। मताधिकार अत्यंत सीमित तथा भेदभावपूर्ण था। कोई तो निर्वाचन क्षेत्र ऐसे थे जहां मतदाताओं की संख्या 9 या 10 से अधिक नहीं थी। वास्तविक में यह अधिनियम 1892 के अधिनियम का केवल परिवर्धित रूप था। डॉक्टर जकारिया लिखते हैं, इस प्रकार प्रजातंत्र का चुना गया सिद्धांत ग्रहण किया गया, तथापि उसी समय प्रजातंत्र विरोधी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया। सरकारी बहुमत समाप्त कर दिया गया, किंतु निर्वाचन सदस्य अल्पमत में बने रहे। सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई, किंतु तत्काल ही एक जोरदार चेतावनी प्रकाशित कर दी गई कि नई परिषदों का किसी भी प्रकार यह अभिप्राय नहीं था कि संसदीय प्रणाली का आरंभ किया जाए। कुपलैंड लिखते हैं, विधान परिषदों अभी भी दरबार का स्वरूप थी, संसद का नहीं। 1892 और 1909 में भी सुधारों को लाने वाली लिबरल तथा कंजर्वेटिव पार्टियां के लोग ने लॉर्ड मैकाले के 1833 के इस विचार के से सहमति प्रकट की कि भारत संसदीय व्यवस्था के योग्य नहीं है। मॉर्ले ने लॉर्ड सभा में कहा कि यदि यह कहा जाए कि सुधारों के इस अध्याय से भारत में सीधे संसदीय व्यवस्था स्थापित करने अथवा होने में सहायता मिलेगी, तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं होगा। स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार संसदीय प्रणाली या प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की विरोधी थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, विधान सभाएं जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों के स्थान पर अजाय भगर के रूप में बदल गई। सांप्रदायिक निर्वाचन की आलोचना करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, मुसलमानों के चारों ओर ऐसा घेरा डाल दिया गया कि वे शेष भारत से अलग हो गए और शताब्दियों से हम जो एक होने का प्रयत्न कर रहे थे उसके उल्टे प्रभाव हो गए। रॉबर्ट्स ने लिखा है, सांप्रदायिक चुनाव पद्धतियों के विभिन्न समुदायों में भेद उत्पन्न कर दिया और उनके हितों का मेल असंभव कर दिया। कांग्रेस के नरम दल में मद्रास अधिवेशन में चुनाव प्रस्तावों का आर्थिक स्वागत किया था, लेकिन जब चुनाव के नियम सरकार ने प्रकाशित किए तब उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने इन बातों पर अपना विरोध प्रकट किया। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली, मुसलमानों को अधिक प्रतिनिधित्व देना, प्रत्याशियों तथा मतदाताओं के लिए विशेष योग्यताएं निर्धारित करना, वास्तव में मुस्लिम लीग को छोड़कर कोई दल इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं था। फिर भी कांग्रेस सरकार से सहयोग करती थी। 1910 के अत्याचारी प्रेस अधिनियम
को पारित करने में कांग्रेस सदस्य गोखले ने सरकार का समर्थन किया। 1918 की संवैधानिक रिपोर्ट में 1909 के अधिनियम के बारे में कहा गया था, यह इतिहास के सिद्धांतों के विरुद्ध था। इसने वर्गों तथा संप्रदायों में दूरी बढ़ाने का प्रयास किया। यह स्वतः प्रशासन के सिद्धांत के विकास में भारी रुकावट था। कीथ के अनुसार 1909 के सुधार अपने उद्देश्य में असफल हो गए, क्योंकि इसे सुशासन का प्रचार रोकना था और उग्रवादियों की मांगों को पूरा नहीं करना था। इसका आवश्यक परिणाम यह था कि नीतियों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया और स्थानीय सरकारों को बता दिया कि उनके अधिकारी केंद्रीय या प्रांतीय धारा सभाओं में सरकार की आलोचना न करें। महत्व: अनेक दोष तथा अपरिहार्य होते हुए भी अनेक दोष तथा अपर्याप्तता होते हुए भी 1909 के सुधार अधिनियम का अपना महत्व था। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान था। यद्यपि लॉर्ड मॉर्ले ने कहा था कि इन सुधारों के द्वारा वह भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना का कोई विचार नहीं रखता था, लेकिन इन सुधारों ने उस मार्ग का निर्माण कर दिया जिस पर आगे प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना का विचार किया गया। अब भारतीय अपनी शिकायतों को सभाओं में प्रस्तुत कर सकता था। इन सभाओं में भारतीय सदस्यों ने उच्च कोटि की योग्यता का प्रदर्शन किया, जिससे ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हुआ कि वे देश के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते थे। इन सभाओं में भारतीय प्रतिनिधियों ने प्रशासन का स्वरूप, समस्याएं, निर्णय प्रक्रिया आदि के बारे में अनुभव प्राप्त किया। इसमें निर्वाचन के सिद्धांत को अत्यंत सीमित रूप से स्वीकार किया गया था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने इसके विस्तार के लिए मांग की। 1909 के सुधारों में मार्ले के शब्दों में भारत और इंग्लैंड के मध्य नवीन संबंध आरंभ हुआ। भारत के संवैधानिक इतिहास में इस सुधार अधिनियम का महत्वपूर्ण स्थान था। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 43। 1909 के भारत अधिनियम की विशेषताएं लिखिए। उत्तर: प्रश्न 41 का उत्तर देखें। प्रश्न क्रमांक 44। 1909 के भारत अधिनियम के प्रमुख गुण लिखिए। उत्तर: इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रमुख गुण थे। पहला, इस अधिनियम के द्वारा सभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई तथा भारतीयों को पहली बार प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इस दृष्टिकोण से इस अधिनियम द्वारा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा, सभाओं को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार सैनिक खर्च पर अत्यधिक व्यय करने पर सभा में बहस की जा सकती है। तीसरा, भारतीय मुसलमानों को इस अधिनियम के द्वारा प्रसन्न किया गया। चौथा, प्रांतों में भी कार्यकारी समिति की स्थापना की जा सकती थी। प्रश्न क्रमांक 45। 1809
के भारत अधिनियम के प्रमुख दोष लिखिए। उत्तर, 1909 के अधिनियम के प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। पहला, भारतीय काफी समय से स्वायत्त शासन की मांग कर रहे थे। इस अधिनियम के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। दूसरा, संसदीय प्रणाली स्थापित करने का दिखावा किया गया, जिसमें सरकारी कार्यों में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। तीसरा, निर्वाचन प्रणाली अत्यंत दोषपूर्ण स्थापित की। निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण सरकार के समर्थक ही सदस्य नियुक्त होते थे, अतः स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा। पांचवा, इस अधिनियम के द्वारा विधानसभाओं को बहस का अधिकार दिया गया। वायसराय को इतने अधिकार दिए गए कि वह किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था, अतः इस सुविधा का महत्व समाप्त हो गया। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1909 को बनाने के पीछे निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? अ, 1892 के अधिनियम से असंतोष। ब, एशिया में जागरण। स, अतिवाद का उत्थान। द, अमेरिका का दबाव। और इसका सही उत्तर है द, अमेरिका का दबाव। दूसरा प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1909 में अ, केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। ब, केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य संख्या घटा दी गई। स, केंद्रीय विधानमंडल की सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। द, उपयुक्त तीनों कथन असत्य है। इसका सही उत्तर है अ, केंद्रीय विधानमंडल की संख्या बढ़ा दी गई। तीसरा प्रश्न, उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। 1909 के अधिनियम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किसने कहा? अ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब, महात्मा गांधी। स, के.एम. मुंशी। द, बाल गंगाधर तिलक। और सही उत्तर है स, के.एम. मुंशी। प्रश्न क्रमांक 4, विधान परिषदों जनता का प्रतिनिधि करने वाला विधायकों के स्थान पर अजय भगर के रूप में बदल दी गई थी। ये कथन किसका था? अ, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ब, के.एम. मुंशी। स, मजूमदार। द, महात्मा गांधी। और इसका सही उत्तर है अ, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद।